ईयर 1897 में इस टाइम पे इंडिया और कनाडा दोनों ही ब्रिटिश की कंट्रोल में थे और दोनों ही ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी थे। अब क्योंकि कनाडा में गोरे थे और ब्रिटिशर्स जिस तरीके से इंडिया को ट्रीट करते थे उस तरीके से कनाडा को नहीं करते थे। इंडिया का कंपेरेटिवली कनाडा में लोग काफी हद तक फ्री थे। कनाडा में जो डेवलपमेंट हो रहा था वो इंडिया से ज्यादा हो रहा था। 22 जून ऑफ 1897 को यूके के अंदर क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जोली सेलिब्रेट होनी थी। वो जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें सिख रेजिमेंट भी थी जिसको मेजर केशवर सिंह लीड करते थे। तो ये जो क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जोली सेलिब्रेट होनी थी इसके लिए डिसाइड हुआ कि जो ब्रिटिश आर्मी है इसमें ये जो सिख रेजिमेंट है ये भी शामिल होगी और वहाँ पे शिप से जाना था। और क्योंकि बाकी कंट्री के जो सोल्जर थे वो भी शिप में थे तो लौटते टाइम आर्मी को वैंकूवर कनाडा से वापस होते हुए आना था। तो मई 1897 को ये लोग निकलते हैं। 22 जून को सेलिब्रेशन अटेंड करते हैं और जब ये सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये लोग वैंकूवर जो कि कनाडा में है वहाँ पहुंचते हैं। अब सिख रेजिमेंट में जितने भी थे इंक्लूडिंग केसर सिंह उनको कनाडा काफी पसंद आया और वापस आने के बाद उन्होंने अपनी कम्युनिटी में कनाडा के बारे में बहुत लोगों को बताया कि कैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस लेवल की फ्रीडम है, इन सब के बारे में बताया। मेजर केशर सिंह जो थे जो इस पूरे रेजिमेंट को हेड करते थे उनको कनाडा के अंदर पहला सिख शेल्टर भी माना जाता है। अब होता क्या है कि कनाडा के अंदर एग्रीकल्चर, मिल्स, माइंस और रेलवे वगैरह जो थे वहाँ पे उनका काम चल रहा था और वहाँ पे लेबर की जरूरत पड़ती थी। तो इसके ठीक 1 महीने बाद जब दोबारा मौका मिलता है तो पंजाब से लेबर और कुछ ब्रिटिश सोल्जर जो थे वो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचते हैं कि काम करेंगे और पैसा कमा के वापिस आ जाएंगे। देखिए इंडिया से इधर कनाडा और कनाडा के अंदर इस साइड ब्रिटिश कोलंबिया है और इस साइड ओंटारियो है। मेनली इसी एरिया में माइंस भी हुई। अभी भी आप अगर देखोगे तो सिख जो है वो कनाडा के अंदर इसी इलाके में ज्यादा रहते हैं। अब कनाडा के अंदर जो गोरे थे वो पहले से ही काफी ज्यादा पैसे में काम करते थे और जब ये लोग वहाँ पे गए तो इन लोगों ने कम पैसे में ज्यादा काम किया तो ये लोग कंपनी की पहली प्रेफरेंस बन रहे थे जिसको देख के वहाँ की लोकल जनता जो थी वो अनकंफर्टेबल हुई क्योंकि उनकी जॉब खतरे में आ रही थी और इधर इंडियंस को जो पैसे मिल रहे थे वो भले ही कम मिल रहे थे लेकिन उनके लिए वो भी बहुत ज्यादा थे। और उससे भी बड़ी चीज थी कि कनाडा के अंदर जाके इंडियंस जो थे वो पहली बार उन्होंने इंडिपेंडेंट फील की और देखा कि फ्री रहकर काम करना कैसा होता है क्योंकि इंडिया के अंदर वो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। और जब ये लोग कनाडा से काम करके वापस पंजाब पहुंचते हैं तो पंजाब के एरिया में बात फैल जाती है कि कनाडा के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ कमाने के रास्ते बहुत ज्यादा है और यहाँ से पैसा ज्यादा मिल रहा है, फ्रीडम भी ज्यादा है। जिन घरों से कनाडा गए थे धीरे धीरे पैसे आने की वजह से वो जो घर थे वो आगे बढ़ने लगे थे। तो फिर यहाँ से भी ये लोग स्पेशली पंजाब से कोशिश करने लगे कनाडा जाके काम करने की। इनिशियली सबका यही प्लान था कि वहाँ जाके पैसे कमाना है फिर इंडिया वापिस आना है। बेसिकली इंडिया छोड़ने के लिए ये लोग उस टाइम पे नहीं सोच रहे थे। इसके बाद ईयर 1908 आते आते 5200 लोग इंडिया से कनाडा पहुंच गए थे। इसमें 90% सिख थे। अब देखिए जो सिख वहाँ पे जाके पैसा कमा रहे थे, वहाँ पे जाके काम कर रहे थे कम पैसों में, तो इसकी वजह से लोकल लोगों को कम प्रेफरेंस मिल रही थी और ये चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो इस पूरी चीज को वहाँ की जो मीडिया थी उसने नाम दिया हिंदू इन्विजन। वहाँ के जो लोकल लोग थे वो जितने भी ब्राउन कलर के लोग थे उनको हिंदू ही बोलते थे, चाहे वो सिख हो या फिर किसी भी कम्युनिटी के हो। अगर ब्राउन है तो उनको हिंदू ही बोलते थे और जो लोकल लोग थे उनकी जब वोटिंग की बात चल रही थी तो उसको भी बंद करा दिया था। ये उस टाइम का आर्टिकल है। लेकिन एक चीज थी कि वहाँ पे जाने के बाद भी जितने भी सिख थे उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। जैसे वो पंजाब में बात करते थे, इंडिया का जो पंजाब था उससे कनेक्ट रहते थे, उन्होंने अपने पैसे इकट्ठा करके गुरुद्वारे भी खोले। वहाँ चाहे किसी भी कंट्री का आदमी हो सबके लिए लंगर खुला रहता था। वो लोग बड़ी जॉब नहीं करते थे, छोटी जॉब ही करते थे। लेकिन उसके बाद भी जैसे इंडिया में गुरुद्वारे चलते थे वैसे ही चल पाए। पहला गुरुद्वारा 1905 में खुला, उसके बाद दूसरा जो गुरुद्वारा था वो 1908 में खुला था। और ये जो गुरुद्वारा खुले थे इसकी वजह से पूरी सिख कम्युनिटी जो थी वो कनेक्ट रहती थी। सब लोग यहाँ पे प्रेयर के टाइम पे मिलते थे और कोई इंडिया से भी आता था तो उसके लिए आराम रहता था, उसको तुरंत जॉब ढूंढने का प्रेशर नहीं रहता था, वो आराम से उसको थोड़ा टाइम मिल जाता था जॉब ढूंढने के लिए। और कनाडा के अंदर जो ऑलरेडी सिख कम्युनिटी रहती थी वो चाहते थे कि इंडिया से ज्यादा लोग आए। अब सिख कम्युनिटी जो वहाँ पे आके डबल मेहनत करके पैसा कमा रही थी, इससे जो कनाडा के लोकल लोग थे उनके साथ उनका कंपटीशन होने लगा। यही रीजन था कि वहाँ के जो लोकल लोग थे जो पहले से काम कर रहे थे वो सिख कम्युनिटी से खुश नहीं थे। उन्होंने इन्हीं सब वजह से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया उनके साथ। और क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट नहीं थे तो पॉलिटिशियंस भी जो थे वो लोकल लोगों को सपोर्ट ज्यादा करते थे। और ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ईयर 1907 में बैंकोर के अंदर दंगे हुए, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हुई, कई लोगों की जान भी गई, चोट लगी। और ये जो दंगे हुए थे इसके बाद जो लोकल लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने अपने नेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया, ये इतनी तेजी से हमारे देश में आके हमारी जॉब खा रहे हैं, इनके लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जाए वरना वोट नहीं मिलेंगे आपको। 2 साल कंटिन्यूस प्रेशर बनाने के बाद कैनेडियन पॉलिटिशियन और लोकल अथॉरिटी हरकत में आई और काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना दी उन्होंने। और हाल ये हो गया कि जहाँ पे इतने सारे इंडियंस आ रहे थे कनाडा में, ईयर 1909 में सिर्फ 6 इंडियंस ही कनाडा पहुंच पाए। अब देखिए पॉलिसी तो इन्होंने बना दी थी लेकिन जो लोकल अथॉरिटी थी उनको यूके से परमिशन लेना कंपलसरी था। अब यूके के सामने ये दिक्कत थी कि वो ऐसे रंग के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। कनाडा और इंडिया दोनों ही ब्रिटिश की कॉलोनी थी तो वो भेदभाव नहीं कर सकती थी। तो फिर इसका सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एक ट्रिक यूज की गई जिसमें भेदभाव भी नहीं हुआ और सिखाने से भी रुक गए। उन्होंने कुछ लॉ पास किए, जो भी इमिग्रेंट कनाडा आएगा उसके पास $200 होने चाहिए। ये उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। एक इंडिया की जो एवरेज अर्निंग थी वो 10 सेंट थी और उसके लिए $200 देना बहुत ही बड़ी बात थी, जबकि ये अमाउंट बाकी कंट्री के लिए बहुत ही कम था। दूसरी चीज, इंडिया से कनाडा के लिए कोई भी शिप डायरेक्ट नहीं आती थी तो बीच में रुकना पड़ता था। तो इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। तो उन्होंने ये रूल लगाया कि कनाडा से वही लोग आ सकते हैं जो अपनी सिटीजनशिप वाली कंट्री से एक कंटिन्यूस रूट के थ्रू कनाडा आएगा, यानी बिना रुके। और तीसरा रूल था कि जो टिकट है वो कनाडा पहुंचने से पहले ही आपको लेनी पड़ेगी और ये इसलिए था ताकि ब्रिटिशर्स को पहले ही पता चल जाए तो वो टिकट खरीदने में कुछ ना कुछ इशू कर दे। अब इससे एक इशू तो ये हुआ कि इंडिया से कोई भी आ नहीं सकता था और दूसरी दिक्कत ये थी कि जो इंडियन पहले से कनाडा में रह रहे हैं उनके बच्चे फैमिली सबसे वो कट चुके थे, वो लोग कनाडा आके उनसे मिल नहीं पा रहे थे। ये सारे जब रूल
रूल्स आए, जिसकी वजह से इंडिया से जो लोग कनाडा जाते थे वो तो बंद ही हुआ। इतना ज्यादा गैप हो गया कि फैमिली से लोग मिल नहीं पा रहे थे। तो जो कनाडा में रह रहे थे वो लोग भी वापस इंडिया चले गए। 1908 से लेकर 1911 के बीच ब्रिटिश कोलंबिया में इंडिया पॉपुलेशन आधी हो गई थी और ये कई सालों तक चलता रहा।